Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your Pakistan studies teacher. How are you all? I hope students आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic students, first we will revise our previous one. Our previous topic was Gandhi Jinnah talks. We have discussed that के after the CR formula, talks were held between Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Gandhi in September 1944. ये मीटिंग्स, ये टॉक्स पाकिस्तान के रेजिडेंशियल हाउस में हुई. इन मीटिंग्स के अलावा 21 लेटर्स भी दोनों के दरमियान में एक्सचेंज हुए. क्यों? ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. गांधी ने पार्टिसिपेट किया इन मीटिंग्स में. गांधी ने कहा कि ये बात सही है, दिस इज़ ट्रू, कि बहुत से हिंदूज़ ने कई सालों से बहुत से हिंदूज़ अपने रिलीजन चेंज करके मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी नेशनैलिटी सेम है. उनकी नेशनैलिटी इंडियन नेशनैलिटी है. इस बात पर कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया. उन्होंने कहा मुस्लिम्स आर द सेपरेट नेशन फ्रॉम द एनी डेफिनेशन ऑफ नेशन. उनका अपना अलहदा कल्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, अपना रिलीजन है, अपना आर्ट, अपना लिटरेचर, सब कुछ चेंज है हिंदू से. सो देयर शुड बी सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया. देन गांधी सेड कि फर्स्ट वी विल withdraw the British government, then we will solve our internal problems. हम ये जो थर्ड पावर है मुल्क में, इनको पहले बाहर निकालें, पावर्स अपने हाथ में ले लें, फिर उसके बाद हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. बट कायद-ए-आज़म वाज सेइंग नो, फर्स्ट वी विल सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, देन द ब्रिटिश विल लीव इंडिया. क्यों कायद-ए-आज़म ने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेसी थी कंट्री में. आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आपको पता होना चाहिए. आप डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम वेयर पीपल कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. देन मुस्लिम्स आर 3 times more, हिंदूज आर 3 times more फॉर मुस्लिम्स. हिंदूज 3 गुना मुसलमानों से ज़्यादा थे. अगर वोट कास्टिंग के ज़रिए हुकूमत बनती तो हुकूमत हमेशा हिंदूज़ की होती और मुसलमान हमेशा उनके स्लेव्स बन के रह जाते. तो कायद-ए-आज़म वाज थिंकिंग राइटली कि पहले हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन द ब्रिटिश विल लीव इंडिया. अगर ब्रिटिश पहले इंडिया को छोड़कर चले जाते तो हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स आज तक चलते रहते, कभी भी पाकिस्तान अलहदा ना होता. क्योंकि हिंदू ये बात कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई सेपरेट नेशन बनेगा, कोई सेपरेट स्टेट बनेगा मुस्लिम्स के लिए. तो ये टॉक्स जो है, ये मीटिंग्स फेल हो गई, लेकिन इन मीटिंग्स का मुस्लिम को बहुत सा फ़ायदा हुआ. पहला फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों ने फर्स्ट टाइम बराह रास्त हिंदू से सेपरेट स्टेट की बात की. उससे पहले मुसलमानों ने कभी भी, मुस्लिम लीग ने हिंदू से सेपरेट नेशन या सेपरेट स्टेट की बात नहीं की थी. सेकंड, ये हिंदूज़ को मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया कि मुस्लिम्स क्या चाहते हैं, उनका आइडिया क्या है, उनका एम क्या है. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्रीवियस टॉपिक गांधी जिन्ना टॉक्स 1944. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा. ये तो जस्ट हमने रिवीजन की है. लेक्चर में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से पढ़ाया है. आई होप कि आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी. So let's start our new topic. Our new topic is Shimla Conference 1945. In this topic we will discuss that how to make executive council, who was making the executive council, and we will also discuss that why the conference, Shimla Conference was failed. So let's start our new topic. मुल्क में constitutional problems solve नहीं हो रहे थे. There was great differences between the two parties of country, which was Muslim League and Congress. इनके दरमियान बहुत से डिफरेंसेस थे, जिस बिना पर मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। देन द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया लॉर्ड बेवल, उन्होंने एक प्लान बनाया टू मेक अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस प्लान को डिस्कस करने के लिए उन्होंने शिमला में, जो एक जगह का नाम है, शिमला एक जगह का नाम है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड को बुलाया ताकि वो इस प्लान को डिस्कस कर सकें। ऑन 25 जून 1945 को ऑल द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ केम टू इंडिया फॉर द मीटिंग, फॉर द कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज। द लीडर्स ऑफ हिंदूज एंड द लीडर्स ऑफ पार्टी विल नॉमिनेट देयर मेंबर्स। कांग्रेस जो है वो अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी और मुस्लिम लीग अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम पार्टी है तो मुस्लिम का जो लीडर होगा वो मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा और हिंदू लीडर हिंदू मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। आई मीन दैट जो पार्टी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है हिंदू सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, वो मुस्लिम्स के मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी और जो पार्टी हिंदूज को रिप्रेजेंट करती है वो हिंदू मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी। तो एट दैट टाइम कांग्रेस क्लेम दैट कांग्रेस इज़ ओनली द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, सो कांग्रेस विल नॉमिनेट द मेंबर्स। कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि वो सिर्फ वो नॉमिनेट करेगी मेंबर्स को, क्योंकि वो ही एक नुमाइंदा जमात है, एक नुमाइंदा पॉलिटिकल पार्टी है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों की। बट मुस्लिम्स क्लेम दैट नो, मुस्लिम लीग इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ Muslims in India. So this was a great difference between the Muslims and between the Hindus during the Shimla conference, जिस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई, जिस वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्ड हो गई। और भी बहुत से रीजंस हैं, सो लेट्स डिस्कस इट कि व्हाई द कॉन्फ्रेंस वाज फेल्ड। फर्स्ट तो मैंने आपको ये वाला बताया ना कि कांग्रेस क्लेम दैट कांग्रेस इज़ ओनली द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ इन इंडिया। इसके अलावा जब कायदे आज़म ने कहा कि ओनली मुस्लिम लीग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, सो मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट द नेम्स। उस टाइम अब्दुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के मेंबर थे और वो तो मुस्लिम थे, तो उन्होंने कायदे आज़म को अपोज किया, वो कायदे आज़म के अगेंस्ट हो गए कि नो, नॉट मुस्लिम लीग इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। और सेकंड, पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट कम्युनिस्ट, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब की एक यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसके हेड हिजर हयात थे, उन्होंने भी कायदे आज़म की मुखालफत की, वो कायदे आज़म के अगेंस्ट हुए कि नो, मुस्लिम लीग इज़ नॉट ओनली द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद और हिजर हयात दोनों नॉमिनेशन में अपना नाम चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने मुस्लिम लीग की मुखालफत की। देन फिर वाइसराय ने, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने नॉमिनेशन लिस्ट मांगी फ्रॉम द मुस्लिम लीग एंड फ्रॉम द कांग्रेस। तो कायदे आज़म ने नॉमिनेशन लिस्ट ना देते हुए इनकार किया कि पहले आप इस प्रपोज़ल को माने कि मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट द ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। चलिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल इम्प्लीमेंट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री, जो लेजिस्लेचर बनाती है। मुल्क की जो कानून साज़ इदारा होता है, वो जो भी कानून बनाए उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। सो देन जब कायदे आज़म ने वाइसराय से कहा कि पहले ये प्रपोज़ल माने कि मुस्लिम लीग विल nominate all the members, तो it was impossible for the governor general कि वो इस proposal को मान ले।
तो उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि दिस कॉन्फ्रेंस इज़ फेल्ड, क्योंकि मुस्लिम लीग की कॉपरेशन के बगैर तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बन सकती थी। मुसलमान भी तादाद में बहुत ज़्यादा थे सब कॉन्टिनेंट में। 80 करोड़ मुस्लिम्स वॉज देयर एट दैट टाइम। सो विदाउट द अप्रूवल एंड विदाउट द कॉपरेशन ऑफ मुस्लिम्स कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन सकती थी? सो दैट्स वाई दिस कॉन्फ्रेंस वॉज फेल्ड। लॉर्ड वेवल ने कहा कि अब मुल्क में इलेक्शंस करवाए जाएंगे, देन उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, दिस ऑल एक्सप्लेनेशन इज़ अबाउट द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। सो लेट्स रीड द टॉपिक, कि आपकी अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो आप उसे क्लियर कर लें, एंड देन जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, आई विल आंसर यू। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, an effort was made for the solution of constitutional problem of the Indo-Pak subcontinent and to organize war against the Japanese in the World War. And Governor General Lord Wavell declared a plan in June 1945 in which he intended the reformation of Executive Council of Governor General. He also made it clear that this council will represent all organized party. Hindus and Muslims will be given equal representation in it. This council will be including interior, finance and foreign affairs except defense and Governor General, and all the powers will be given to Indians. कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद पास बहुत से पावर्स होंगे, इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होंगे, तो पावर्स इंडियंस के पास हुए तो वो फिर अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। टू डिस्कस द प्लान, वाइसराय कॉल्ड द लीडिंग इंडियन पॉलिटिशियंस टू शिमला। उन्होंने पॉलिटिशियंस को बुलाया, जैसे कि कायदे आज़म, गांधी वगैरह, खिज़र हयात वगैरह, इन सब को शिमला में कॉल किया एक मीटिंग के लिए। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 25 जून 1945. There came severe differences between the Congress and Muslim League regarding representation of Hindu-Muslim proportion and nomination of representative of other sector. आपको मैंने बताया कि वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्या डिफरेंसेस थे। They was demanding for nominating the members. कायदे आज़म मुस्लिम लीग से था, तो वो मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेटिव जमात थी, तो वो सारे मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करना चाहता था। देन कांग्रेस वाज अगेंस्ट हिम। द मुस्लिम लीग वाज ऑफ द व्यू दैट ऑल द 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव विल बी नॉमिनेटेड बाय द मुस्लिम लीग विद देन while Abdul Kalam Azad and other leaders of the Congress were not agree to this. Likewise, Khizr Hayat Tawana, leader of the Unionist Party of Punjab, for he want of a seat, क्योंकि ये एक सीट चाहते थे, वो भी मेंबर बनना चाहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो खिज़र हयात और अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों ने कायदे आज़म की मुखालफत की इस बात पर कि वो कह रहे थे कि मैं सारे के मुस्लिम लीग विल नॉमिनेट द मेंबर्स। अपोज्ड कायदे आज़म that he will nominate the Muslim representative. Viceroy asked for list of representative from both the parties. Qaid Azam refused by saying that first this principle may be accepted that Muslim League will nominate the Muslim representative. That was impossible for the Viceroy to act upon the proposal of temporary arrangement of government without the cooperation of Muslim League. जब मुस्लिम लीग का ये प्रपोजल गवर्नर जनरल नहीं मान सकते थे, तो ये भी इम्पॉसिबल था कि उनके कॉपरेशन के बगैर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती। तो मुस्लिम लीग की कॉपरेशन के बगैर तो नहीं बनाई जा सकती थी। सो ही हिमसेल्फ एडमिटेड द फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड डिक्लेयर्ड दैट ही फेल्ड टू ब्रिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात में फेल हो गया हूँ कि कोई एग्रीमेंट इन पार्टीज़ के दरमियान में ला सकूँ। However, it was decided that elections will be held to know the party representative position of the parties. उन्होंने कहा कि इसके बाद इलेक्शंस होंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो देन हम इससे इजीली पता लगा लेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों।
हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।